वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे शिक्षा शास्त्र के बारे में। शिक्षा शास्त्र बीए द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर का सिलेबस आज के वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। विस्तार से जानेंगे कि आखिरकार हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, पेपर का क्या नाम है और कैसे प्रश्न आते हैं। इस पर भी हमारी पैनी नज़र बनी रहेगी लास्ट तक। और आपको बता दूं कि जितने भी चैप्टर्स आपको यहाँ पर पढ़ने यानी सिलेबस में बताए जाएंगे उनकी क्लासेस मैं करवाने का प्रयास करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप आसानी से अपनी क्लासेस को अपने घर बैठ करके आसानी से पढ़ सके, जान सके क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ठीक है, और अपनी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सके। बीए सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र का नवीनतम सिलेबस है। ठीक है, जिसके अंतर्गत हमको फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना क्या है। फोर्थ सेमेस्टर में हमको पढ़ना है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। सभी विश्वविद्यालयों के लिए यही सिलेबस है। आप किसी भी विश्वविद्यालय से हैं तो आपको यही पढ़ना पड़ेगा। फोर्थ सेमेस्टर में आप थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा दे चुके हैं तो अब आप इसके बाद में आप इस सिलेबस को आप ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, वैसे मैं इन सभी चैप्टर्स की वीडियो लाने का प्रयास करूंगा और विस्तार से हर एक पॉइंट्स पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ूंगा। तो चिंता मत करिए, बस वेट करना है आपको। 3-4 दिनों के बाद में या होली के बाद से लगभग आपकी विधिवत तरीके से क्लासेस प्रारंभ करवा दी जाएंगी फोर्थ सेमेस्टर की। ठीक है, शिक्षा शास्त्र की बात की जाए तो बीए द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर 2023 का यह मॉडल पेपर मतलब कि ये सिलेबस है। शिक्षा के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण आपके पेपर का नाम है। अंग्रेजी में जो है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। इसमें हमको क्या क्या पढ़ना आइए हम चर्चा करते हैं। आपका सिलेबस 8 इकाइयों में बटा हुआ है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो प्रत्येक इकाई में तमाम सारे चैप्टर्स होते हैं, तो उन्हीं चैप्टर्स के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। और ख़ास करके आपको बता दूं कि यह सिलेबस जो हम लोगों को पढ़ना है इसमें आपको पता होगा शिक्षा मनोविज्ञान नाम से एक सिलेबस, पहले एजुकेशनल साइकोलॉजी आपको पढ़ना पड़ता था। खास करके जब आप पढ़ते थे बीए सेकंड ईयर में पेपर 1, तो बीए सेकंड ईयर में जो पेपर 1 में आप पढ़ते थे वही सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर में आपको पढ़ना है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या हमको पढ़ना है। देखें, शिक्षा और मनोविज्ञान, पहली इकाई का आपके नाम क्या है, शिक्षा और मनोविज्ञान। ठीक है, अब शिक्षा और मनोविज्ञान के बारे में हमको क्या क्या पढ़ना है इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि भाई मनोविज्ञान और शिक्षा के बारे में उनके संबंध को बताएं, या शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को स्पष्ट करते हुए उसके महत्व की विवेचना कीजिए, या शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा में उसके महत्व और उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। या फिर आपसे प्रश्न बन सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए और शिक्षा में उसके क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। ऐसे कई सारे प्रश्न आपके बनते हैं। या आपसे पूछेगा शिक्षा और मनोविज्ञान में संबंध स्थापित कीजिए, या शिक्षा प्रक्रिया मनोवैज्ञानिक पर मतलब मनोविज्ञान पर आधारित, शिक्षा की जो प्रक्रिया है वो मनोविज्ञान पर आधारित है, इस कथन की एक प्रकार से पुष्टि करें। तो एक तमाम प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। देखें, मैं अभी अंग्रेजी में भी आपको सिलेबस दिखा दूंगा। सबसे पहले मैं हम हिंदी में समझ लेते हैं सिलेबस। देखिए, पहला चैप्टर आपका है मनोविज्ञान की अवधारणा और विषय क्षेत्र के बारे में जानना है। मनोविज्ञान के अर्थ को जानेंगे, मनोविज्ञान की परिभाषा को जानेंगे, मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र के बारे में जानेंगे। ठीक है, आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मनोविज्ञान का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, यह कथन है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। यह भी प्रश्न आपसे बन सकता है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का वस्तुपरक विज्ञान है, स्पष्ट करें, या कैसे विज्ञान है। ठीक है, यह आपसे प्रश्न बन सकता है पहले चैप्टर से कि मनोविज्ञान का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। तो ऐसे कुछ आपसे प्रश्न पूछेगा तो आप आसानी से कर पाएंगे उन प्रश्नों के उत्तर को, अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और इसी प्रकार से आप पढ़ते रहेंगे। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान जो है एक प्रकार से आपको पता होगा, सबसे पहले जब मनोविज्ञान के बारे में बात होती तो मनोविज्ञान को सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया, यानी कि साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोल। ठीक है, मनोविज्ञान शब्द जो है अंग्रेजी भाषा के साइकोलॉजी शब्द से बना है। साइकोलॉजी को अंग्रेजी भाषा में साइकोलॉजी अंग्रेजी भाषा का शब्द है जो कि यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है, साइके और लोगास। साइके का मतलब होता है आत्मा, लोगास का मतलब होता है विचार विमर्श, ठीक है, या विज्ञान। तो एक प्रकार से आत्मा का विज्ञान जो होता है उसी को हम खास करके साइकोलॉजी बोल देते हैं, यानी आत्मा के संबंध में जिस विषय वस्तु में चर्चा होती है उसको हम साइकोलॉजी बोलते हैं। मनोविज्ञान का कार्य आत्मा की व्याख्या करना होता है। कुल मिलाकर के प्लेटो और अरस्तु जो हैं वो कहते थे कि मनोविज्ञान जो है वो आत्मा का विज्ञान होता है। इसके बाद में फिर धारणा कुछ दिनों तक चलती रही, उसके बाद में फिर वैज्ञानिकों में मतभेद हुआ। फिर कहा गया कि भाई मनोविज्ञान मन का विज्ञान होता है, यानी साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड। ठीक है, इसके बाद में फिर विद्वानों में मतभेद हुआ। ठीक है, जब विद्वानों में मतभेद हुआ तो कहा गया कि नहीं भाई मनोविज्ञान जो है वो चेतना का विज्ञान है। ठीक है,
ये इसके बाद में फिर विद्वानों में मतभेद हुआ कि भाई चेतना का भी विज्ञान नहीं, चेतना का चूंकि स्वरूप स्पष्ट नहीं हो सका, तो लोगों ने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है और वर्तमान में इसी बात को ध्यान में रख करके अध्ययन किया जाता है। तो मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान जो है यानी साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर। मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का अध्ययन है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो उसी व्यवहारिक अध्ययन के साथ साथ शिक्षा में उसका क्या योगदान है उसके बारे में चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर के गार्डनर मर्फी कहते हैं कि मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो जीवित व्यक्तियों का उनके पर्यावरण के प्रति अनुक्रियाओं का अध्ययन करता है। जेपी गिलफोर्ड कहते हैं कि मनोविज्ञान प्राणियों की मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। इस विचार से मानसिक क्रियाएं वस्तुतः पर्यावरण के प्रति उनके व्यवहार अथवा समायोजन का प्रतीक है। तो इस प्रकार से थॉर्नडाइक की भी परिभाषा बड़ी जबरदस्त है। वो कहते हैं कि मनोविज्ञान मानवों के विचारों और अनुभूतियों का अध्ययन और मनुष्यों के चारित्रिक, बौद्धिक और व्यक्तिगत जीवन के तत्वों की व्याख्या करने का प्रयास करता है। तो मनोविज्ञान एक प्रकार से ये चीज़ें हैं। मनोविज्ञान में शिक्षा, मनोविज्ञान से लेकर के आप देखते हैं मनोविज्ञान का उपयोग जो है आप देखते हैं साइकोलॉजी का उपयोग आजकल शिक्षा में तो बहुत ज़्यादा है। शिक्षा के साथ साथ आप देखते हैं गृह विज्ञान में मनोविज्ञान का उपयोग है। आप हर एक क्षेत्र में मनोविज्ञान के विषय को देख सकते हैं और सर्वाधिक महत्वपूर्ण भी है विश्व के ज्ञान भंडार में आजकल मनोविज्ञान, ठीक है। और हर एक क्षेत्र में आप देखते हैं मनोविज्ञान के बिना कुछ नहीं है। शिक्षा में तो खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलें आगे देखते तो मनोविज्ञान की अवधारणा को समझेंगे, विषय क्षेत्र को समझेंगे। दूसरा जो आपका चैप्टर रहेगा शिक्षा और मनोविज्ञान का संबंध क्या है इसको जानेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को जानेंगे, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर के बनता है, शिक्षा और मनोविज्ञान, ठीक है। शिक्षा का अलग शब्द मतलब होता है अपना, मनोविज्ञान का अलग मतलब होता है। शिक्षा का मतलब क्या होता है? शिक्षा को मनुष्य और समाज का निर्माण करना चाहिए। राधा कृष्णन जी कहते हैं इस बारे में और कहते हैं कि इस कार्य को बिना मतलब किए बिना शिक्षा अनुर्वर और अपूर्ण मानी जाती है। अगर मनुष्य और समाज का निर्माण नहीं करती है शिक्षा, तो वह शिक्षा एक प्रकार से फिर किसी काम के नहीं है, ठीक है। मनोविज्ञान तो आपको पता है। तो कुल मिलाकर के शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ होता है शिक्षा में जो सामाजिक प्रक्रिया है और मनोवैज्ञानिक जो प्रक्रिया है उससे खास करके शिक्षा मनोविज्ञान का तात्पर्य है, जो कि क्या करता है, जो व्यवहार संबंधी विज्ञान है और उसको ग्रहण करता है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता भी है, शिक्षार्थी या छात्र के दृष्टि से भी उपयोगिता है, क्योंकि बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करता है शिक्षा मनोविज्ञान। बालक के वंशानुक्रम और वातावरण का अध्ययन करता है शिक्षा मनोविज्ञान। बालक की व्यक्तिगत विभिन्नता का अध्ययन करता है शिक्षा मनोविज्ञान। बालक की वृद्धि, बालक की रुचि क्या होगी, बालक की योग्यता क्या है, इन सभी का अध्ययन करता है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षक के दृष्टि से देखें तो बालक की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान हो जाता है। इसके अलावा बालक के स्वभाव, बालक के व्यवहार और मूल प्रवृत्तियों का ज्ञान हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने में सहायता मिलती है शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा। कई प्रकार की शिक्षा व्यवस्था की दृष्टि से भी शिक्षा मनोविज्ञान का अपना योगदान रहा है, क्योंकि उद्देश्य निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता शिक्षा मनोविज्ञान। पाठ्यक्रम निर्माण में बहुत उपयोगी होता है। अनुशासन संबंधी समस्याओं को समाधान के रूप में महत्वपूर्ण हो सकता है। उपयोगी शिक्षा विधियों का प्रयोग करने में के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा दी क्रो एंड क्रो ने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। स्कीनर कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। प्रोफेसर ट्रो कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों का मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन होता है। तो एक प्रकार से तमाम सारी चीज़ें हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध क्या है, उसका विषय क्षेत्र क्या है, उन तमाम प्रकार के मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। शिक्षा और मनोविज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। शिक्षा के काम को प्रगति देने में मनोविज्ञान आधार प्रदान करता है। मनोविज्ञान के द्वारा क्या होता है, बालकों की मनोवृत्ति, रुचि, अभिवृत्ति इन सभी का पता लगाया जाता है और उसी के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। इसके अलावा बालकों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। इसके अलावा बालकों के मस्तिष्क, आत्मा, शरीर इन सभी का विकास शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से ही हो पाता है। इसके अलावा बालकों की शैक्षिक निष्पत्ति का मूल्यांकन मनोवैज्ञानिक विधियों के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा बालकों के सर्वांगीण विकास में मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का एक प्रकार से संबंध बहुत ही एक प्रकार से संबंध बहुत ही क्या है, बहुत ही ऐसे एक दूसरे के पूरक है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जिस प्रकार से आप कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो आप लोगों ने पढ़ा अभी तक शिक्षा मनोविज्ञान में खास करके शिक्षा और दर्शन के बारे में पढ़ा था इससे पहले वाले थर्ड सेमेस्टर में। अब आपको शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में पढ़ना है, ठीक है।
तो ये तीसरा चैप्टर में हमको क्या पढ़ेंगे हम लोग, तीसरे चैप्टर में हम आपको बताएंगे शिक्षा मनोविज्ञान का क्या महत्व है। मैंने आपको महत्व भी बता दिया, लगे याद। इसके अलावा शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधियां बहुत सारी हैं, उन अध्ययन विधियों पर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे, विस्तार से जानेंगे कौन कौन सी अध्ययन विधियां होती हैं शिक्षा मनोविज्ञान की, उन तमाम प्रकार की चीज़ों पर चर्चा करने का प्रयास रहेगा। इसके बाद में दूसरी जो इकाई आएगी वो कौन सी इकाई है, दूसरी इकाई का नाम है विकास की प्रक्रिया। विकास की प्रक्रिया का मतलब कि बच्चों का जो विकास होता है खास करके उसको समझना है। विकास, सबसे पहले विकास क्या होता है, विकास किसे कहते हैं उसको जानेंगे, विकास का अर्थ और उसके स्वरूप, विकास किन रूपों में होता है उसके बारे में जानेंगे, विकास और वृद्धि क्या होती, दोनों में क्या अंतर होता है इस बात को पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा विकास के बहुत सारे चरण होते हैं, उन चरणों के, विकास के चरण में जैसे कि आपका विकास तमाम सारे चरणों में होता है, जैसे कि आपका वैसे तो आपका शैशवावस्था में विकास होता है, बाल्यावस्था में, ठीक है। इसके अलावा शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, इन सभी में विकास होता है बच्चे का, ठीक है। तो खास करके इन सभी विकास में विकास के कई सारे रूप देखने को मिलते हैं, तो उन विकास के रूपों पर भी चर्चा करेंगे। बालक का जो विकास होता है उसमें शारीरिक विकास सबसे पहले, फिर मानसिक विकास, भावात्मक विकास, सामाजिक विकास बच्चे का, ठीक है। इसके अलावा गत्यात्मक विकास जिसको मोटोर विकास भी कहते हैं, ठीक है, गत्यात्मक विकास होता है, उसकी क्रियाओं में विकास होता है, भाषा का विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, जानकारी में विकास होता है, तमाम प्रकार के विकास होते हैं बच्चों में। तो एक प्रकार से उन्हीं विकास के बारे में हमको यहाँ पर पढ़ना है। जैसे शैशवावस्था में विकास में आप देखते हैं विकास होता है, ठीक है। इसके अलावा बाल्यावस्था में आप देखते हैं, बाल्यावस्था को क्या बोलते हैं, गैंग एज भी बोला जाता है बाल्यावस्था को, ठीक है। स्मार्ट एज भी बोलते हैं उसी को, डर्टी एज भी बोलते हैं उसको, कई प्रकार की चीज़ें हैं, ठीक है। तो 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष की अवस्था को हम खास करके बाल्यावस्था कहते हैं, ठीक है। तो ये कई प्रकार की चीज़ें, इन सभी के बारे में हम एक एक पॉइंट्स के बारे में, मानसिक विकास कैसे होता है, मेंटल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास कैसे होता है, संवेगात्मक विकास क्या है, तमाम प्रकार की चीज़ों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे और भी चीज़ों को जानने का प्रयास। तीसरी इकाई आपकी है भाई अधिगम। अधिगम यानी सीखने को बोला जाता है अधिगम। तो अधिगम के को समझने के लिए, यानी अधिगम को हमको समझना है इस इकाई में, तीसरी इकाई में अधिगम क्या होता है, तो अर्थ, अधिगम का अर्थ समझेंगे, अधिगम की प्रकृति समझेंगे, अधिगम को प्रभावित करने वाले बहुत सारे तत्व होते हैं, उन तत्वों पर भी चर्चा करेंगे। अधिगम माने होता है सीखना, ठीक है। कुल मिलाकर के अधिगम का क्या मतलब होता है, अधिगम, अधिगम माने क्या होता है, सीखना, ठीक है। सीखने को लेकर के कई सारे सिद्धांत हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। अधिगम के बारे में गेट्स और अन्य उनकी टीम थी, उन लोगों ने परिभाषा दी कि अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिमार्जन ही सीखना होता है या अधिगम होता है। इसके अलावा वुडवर्थ कहते हैं अधिगम की परिभाषा को देते हुए कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम अधिगम कहते हैं, सीखने की प्रक्रिया कहते हैं। स्किनर कहते हैं कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। क्रो एंड क्रो, हस्बैंड वाइफ, ये कहते हैं कि सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन होता है। मार्गन और गिलीलैंड कहते हैं कि सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप प्राणी के व्यवहार में कुछ परिमार्जन होता है जो कम से कम कुछ समय के लिए प्राणी के द्वारा धारण किया जाता है। कुल मिलाकर के सीखने की क्रिया द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होता है। व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वह कुछ समय तक बना भी रहता है। इसके अलावा वातावरण या परिस्थितियों की उत्तेजनाएं जो होती हैं सीखने में सहायता प्रदान करती हैं। इसके अलावा व्यवहार में परिवर्तन पूर्व अनुभवों पर आधारित होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो सीखना एक प्रकार से, इसके कई सारे नियम होते हैं, कई प्रकार के इससे सीखने के कुछ नियम होते हैं। अभ्यास के द्वारा आप सीखते हैं, अभ्यास का नियम हो गया, उपयोग का नियम हो गया, अनुपयोग का नियम हो गया, प्रभाव का नियम हो गया, तत्परता का नियम हो गया, ठीक है। इन सभी नियमों के बारे में हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा सीखने के कुछ गौण नियम भी हैं, जैसे कि बहुप्रतिक्रिया का नियम हो गया, मनोवृत्ति का नियम, मानसिक क्रिया का नियम, आत्मसात या सादृशीकरण का नियम, साहचर्य परिवर्तन का नियम, ये तमाम प्रकार के नियम, ये भी सीखने के ही नियम है। इसके अलावा सीखने के नियम और शिक्षा में खासकर सीखने के नियम का क्या महत्व है उसको जानेंगे, ठीक है। ये सब चर्चा करने का प्रयास। सीखने की शैलियाँ बहुत सारी हैं जिसको यार्क कहते हैं। यार्क का मतलब क्या होता है, 4 प्रकार के सीखने के नियम। कौन कौन से, सबसे पहले 4 प्रकार के नियम कौन कौन से भाई, देखिए विजुअल, वी माने क्या होता है, यार्क को समझिए, YARK, ये 4 प्रकार के सीखने के शैलियाँ होती हैं। पहली तो भाई विजुअल, यानी किसी को देख करके, दृश्य माध्यम, आप किसी चीज को देख रहे हैं फिर दिखने से आप सीख रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है आपका जो है एउरल, या फिर एक प्रकार से आइडियल, जिसको बोलते हैं खास करके श्रवण, आप सुन करके किसी चीज को सीखते हैं, जानते हैं, तो वो। इसके अलावा आर का मतलब होता है आपका रीड या फिर राइट, ठीक है। रीड माने पढ़ना, राइट माने लिखना, आप या तो कुछ पढ़ लिख करके या फिर लिख करके आपको सीखते हो। और के का मतलब क्या होता है,
के का मतलब होता है भाई काइनेस्थेटिक। काइनेस्थेटिक माने होता है स्पर्श के द्वारा सीखना, किसी चीज को आप महसूस करके सीखते हैं, ठीक है, तो ये सीखना होता है कुल मिलाकर के। समझ में आई बातें? तो ये सब हमको पढ़ना है। इसके बाद में हमको आगे बढ़ना है। देखेंगे अगला जो हमको चैप्टर दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे शिक्षण और उसकी कक्षा का स्थानांतरण, ठीक है। शिक्षण यानी कि शिक्षण माने क्या होता है? प्रशिक्षण, यानी टीचर के बारे में कह रहा है आपसे, तो शिक्षण के बारे में समझेंगे शिक्षण क्या होता है और उसकी कक्षा का स्थानांतरण, ठीक है। इसके अलावा इसका आशय क्या होता है, शिक्षण का मतलब क्या होता है, इसको जानेंगे। इसके अलावा अधिगम के बहुत सारे सिद्धांत हैं। अधिगम के सिद्धांतों में जैसे पावलाव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत बड़ा फेमस है, उसको जानेंगे। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी हम लगे हाथ पढ़ लेंगे। संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी पावलाव का ही, उसको भी जान लेंगे। थॉर्नडाइक का है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का है, 1913 में प्रकाशित उनकी एक पुस्तक है शिक्षा मनोविज्ञान, उसी में उन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया थॉर्नडाइक ने, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। सीखने के संबंध में उन्होंने प्रयास और भूल का सिद्धांत भी दिया थॉर्नडाइक ने, उसको भी हमको पढ़ना है। तो पावलाव का आपको पता ही होगा, ये सिद्धांत हमको पढ़ना है। उन्होंने सिद्धांत के अर्थ के रूप में उन्होंने विस्तार से बताया पावलाव ने। पूरी बातें मैं समझा दूंगा, ऐसे समझा दूंगा कि एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं, और बहुत ही सरल शब्दों में आपके दिमाग में ये सारे नियम घुस जाएंगे। मैं इन सभी नियमों पर एक वीडियो सेपरेटली बना दूंगा, ठीक है। स्कीनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, इसके अलावा थॉर्नडाइक का प्रयास और भूल त्रुटि का सिद्धांत, इसके अलावा गेस्टाल्ट महोदय का सिद्धांत समझेंगे सीखने के संबंध में, और उसका शैक्षिक महत्व क्या होता है, निहितार्थ शिक्षा में क्या इसका एक प्रकार से महत्व रहा है, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। क्रिया प्रसूत का सिद्धांत तो समझेंगे ही हम, स्कीनर का है, बीएफ स्कीनर का है, ठीक है। इसके अलावा जो है क्रिया प्रसूत, उद्दीपन प्रसूत, इन सभी चीज़ों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, स्कीनर ने क्या प्रयोग किया है। इसके अलावा हम जो है और भी विद्वानों के अनुसार चीज़ों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तमाम प्रकार के शिक्षा मतलब सिद्धांतों का शिक्षा में क्या महत्व रहा है उसको भी हम आपको बताएंगे, और कोई दिक्कत की बात नहीं कि एक एक पॉइंट्स को हम मतलब एग्जाम दृष्टि से और आपके जानकारी की दृष्टि से, दोनों दृष्टियों से आपको बताने का प्रयास। मॉडल पेपर भी दूंगा आपको, ऑब्जेक्टिव का भी, लिखित का, मतलब आपको बता दूं कि बहुत सरल भाषा में, आपकी अपनी भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। और अब की बार मेरा दूसरे तरीके से पढ़ाने का एकदम से मंतव्य है, धुआं कर देना। आपको बता दूं कि क्लासेस होली बाद से आपकी एकदम से तीव्र गति से प्रारंभ हो जाएंगी, लेकिन इससे पहले मैं सिलेबस डिस्कशन कर रहा हूं सभी सब्जेक्ट के। आप लोग इसमें तब तक सिलेबस देखें, बाकी मैं प्रयास करूंगा पूरा विस्तार से आपको समझाने का, ठीक है। चौथा इकाई में हमको क्या पढ़ना है, व्यवहार के आधार और नींव। व्यवहार के कुछ आधार हैं, कुछ नींव, उनके बारे में जानेंगे। जैसे व्यवहार के कुछ, जैसे वृत्ति आपको पता होगा, मनुष्य की वृत्तियां होती हैं, बहुत सारे विचारधाराएं। इसके अलावा सनसनी क्या होता है, धारणा क्या है, अवधारणा क्या है, इनमें तीनों में अंतर देखेंगे, और इन तीनों की परिभाषा विषय मतलब की परिभाषा, प्रकृति, इन चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे, अर्थ को जानेंगे। यहीं से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भाई जो है सनसनी और धारणा में क्या अंतर होता है, या अवधारणा में क्या अंतर होता है, इसको समझेंगे। इसके अलावा प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन क्या होता है, प्रेरणा या अभिप्रेरणा मतलब एक ही बात होती है, तो उसको समझने का प्रयास करेंगे। अभिप्रेरणा की परिभाषा को देते हुए गुड कहते हैं, गुड एक विद्वान है, खास करके वो कहते हैं, मनोवैज्ञानिक है, वो कहते हैं कि प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया होती है। अभिप्रेरणा को या प्रेरणा को अंग्रेजी में मोटिवेशन कहते हैं। आजकल जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो उत्तेजना ही तो देते हैं, उसी को प्रेरणा कहते हैं। अभिप्रेरणा के साधारण और शाब्दिक अर्थ के अनुसार अगर बोले तो किसी भी उत्तेजना को हम प्रेरणा बोल सकते हैं, ठीक है। जिसके कारण से क्या होता है, व्यक्ति कोई प्रतिक्रिया या व्यवहार करता है। तो कुल मिलाकर के जो है वुडवर्थ महोदय कहते हैं कि निष्पत्ति माइनस योग्यता प्लस अभिप्रेरणा, ठीक है। यानी उन्होंने बताया इन चीज़ों के बारे में, यानी कि योग्यता प्लस अभिप्रेरणा से निष्पत्ति प्राप्त होती है, और उसको एक प्रकार से खास करके व्यक्ति की योग्यता प्रेरणा पाकर के ही विकसित होती है, और इस प्रकार योग्यता और प्रेरणा द्वारा ही निष्पत्ति संभव है। कुल मिलाकर के वुडवर्थ क्या यह कथन कहीं ना कहीं पे अभिप्रेरणा के संदर्भ में बड़ा जबरदस्त बैठता है। तो अभिप्रेरणा के बारे में चर्चा करेंगे। अभिप्रेरणा सकारात्मक भी हो सकती है, नकारात्मक भी हो सकती है, यानी कि पॉजिटिव मोटिवेशन, नेगेटिव मोटिवेशन, ठीक है। एक कुछ जो आपकी जन्मजात प्रेरणा होती है, कुछ अर्जित प्रेरणाएं होती हैं, ठीक है। किसी को देख करके आप कुछ चीज़ें सीखते हैं, तो अभिप्रेरणा की कई सारी विधियाँ भी होती हैं, जैसे रुचि के द्वारा अभिप्रेरणा हो जाए, सफलता प्राप्त करने की, ठीक है। इसके अलावा प्रतिद्वंद्विता के कारण से, सामूहिक कार्य के द्वारा प्रशंसा आपकी कर दी जाए, उससे आप मोटिवेट हो जाएं, आवश्यकता के ज्ञान के कारण आप मोटिवेट हो जाएं, परिणाम के ज्ञान से, खेल विधि का प्रयोग करके, सामाजिक कार्यों में भाग लेना, कक्षा का वातावरण, ये तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं जो कि मोटिवेशनल के लिए आपको क्या करती है, प्रेरित करती है। मोटिवेशन की बात किया है तो मोटिवेशन जो होता है उसका शिक्षा में बड़ा
बड़ा महत्व है, क्योंकि रुचि का विकास होता है मोटिवेशन से, सीखने के नियम और प्रेरणा का विकास होता है, व्यवहार को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है मोटिवेशन से, मानसिक विकास में सहायता मिलती है मोटिवेशन से। कुरु एंड कुरु कहते हैं कि प्रेरक छात्र को अपनी सीखने की क्रिया में या क्रियाओं में प्रोत्साहन देते हैं, और कहते हैं कि शिक्षक प्रेरकों का प्रयोग करके ज्ञानार्जन के लिए प्रेरित कर सकता है छात्र को, और छात्र में ज्ञान प्राप्ति के लिए अभिलाषा उत्पन्न करके मानसिक विकास में अपूर्व योगदान दे सकता है शिक्षक। ठीक है, इसके अलावा चरित्र निर्माण में सहायता मिलती है मोटिवेशन से, लक्ष्य प्राप्ति में सहायता मिलती है, पाठ्यक्रम और प्रेरणा में सहायता मिलती है, अध्यापन विधि और प्रेरणा में सहायता मिलती है, अनुशासन और प्रेरणा में सहायता मिलती है। ठीक है, कई प्रकार की। इसके अलावा ध्यान केंद्रित करने में प्रेरणा से सहायता मिलती है। तो कई प्रकार से प्रेरणा बहुत महत्वपूर्ण काम करती है, उसका इंपॉर्टेंस है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा स्मृति क्या होती है इसको जानेंगे, स्मृति की परिभाषा समझेंगे, ध्यान और रुचि क्या होती है इसके बारे में जानेंगे, मेडिटेशन एंड जो एक प्रकार से एप्टीट्यूड एटीट्यूड सब के बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे, विस्तार से हमें चीज़ों को बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसके अलावा सोच क्या है, तर्क किसे कहते हैं, कल्पना क्या है, आदत क्या है, थकान किसे कहते हैं, ये तमाम प्रकार के पॉइंट्स आपके सिलेबस के अंतर्गत हैं, इनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा 5वीं इकाई जो आपकी आएगी उसके अंतर्गत हमको व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में चर्चा करनी है। व्यक्तिगत विभिन्नता या व्यक्तिगत भिन्नता, व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करेंगे, व्यक्तित्व किसे कहते हैं और व्यक्तित्व भिन्नता क्या होती है इसको भी जानने का प्रयास करेंगे, यानी पर्सनालिटी क्या होती है इसको जानेंगे। इसके अलावा व्यक्तिगत भिन्नता यानी कि एक प्रकार से जो व्यक्तिगत भिन्नता होती है वो कैसे होती है, मतलब व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक भी हैं, उनको जानते हुए व्यक्तित्व कैसे अलग अलग होता है लोगों का, उसको व्यक्तिगत भिन्नता समझेंगे। व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ, प्रकार, व्यक्तिगत भिन्नता के कारण, व्यक्तिगत विभिन्नता और शिक्षा के बीच के बारे में मतलब संबंध या उसके बारे में शिक्षा का योगदान क्या रहा व्यक्तिगत भिन्नता से, उसको समझेंगे इकाई 5 में। इकाई 6 में हमको क्या पढ़ना है भाई, अधिगम की विशेष मतलब कि एक प्रकार से अधिगम की विशेष आवश्यकता। अधिगम की विशेष आवश्यकता किसके लिए, यानी कि एक प्रकार से कुछ विशेष बालकों के लिए, कुछ विशेष स्टूडेंट्स के लिए हमको अधिगम की अलग से आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि पहली बात, मानसिक रूप से जो मंद बच्चे हैं यानी पिछड़े हुए जो बच्चे हैं उनके बारे में। ठीक है, इसके अलावा कुछ प्रतिभाशाली बच्चे उनके लिए अधिगम की विशेष व्यवस्था होती है सीखने की। दिव्यांग यानी कि विकलांग बालकों के लिए अलग से व्यवस्था होती है। तो इन सभी के बाद संदर्भ में हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इन लोगों के लिए अधिगम की अलग से व्यवस्था होती है और उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे बहुत विस्तार से। विकलांग बच्चों के लिए कैसी शिक्षा होनी चाहिए, जैसे अपंग बालकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए अलग कक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके अलावा इन बालकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए, जिसमें वे अपने शारीरिक दोषों की उपस्थिति में भी अपने पांवों पर खड़े होकर के जीविकोपार्जन कर सकें और किसी पर बोझ ना बन सकें। इसके अलावा शारीरिक रूप से अपंग बालकों के बैठने के लिए विशेष प्रकार की कुर्सी और मेज की कक्षा में भी व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा कक्षा कार्य करने में उनको, ताकि उन्हें असुविधा महसूस ना हो, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। अपंग बालकों के हृदय में हीन भावना को पृथक कर उन्हें मनोबल प्रदान करना चाहिए। इसके अलावा और भी तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। ठीक है, सभी बच्चों के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं करनी चाहिए उन चीज़ों के बारे में हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और पूरा विकलांग शिक्षा का क्या उद्देश्य, विकलांगों की शिक्षा की क्या समस्याएं हैं, यह संख्या का आकलन करें तो थोड़ा सा एक प्रकार से उनकी कम होती है, और लोग एक प्रकार धन का अभाव होता है, संसाधनों और उपकरणों की कमी होती है, प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी होती है, कई प्रकार की चीज़ें इन पर चर्चा करने का प्रयास हमारा रहेगा, पूरा विस्तार से समझेंगे। ठीक है, चिंता मत करिएगा आप लोग, बस बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़े रहें। और मैं आपका एकदम से प्रबल दावेदारी जो है के साथ बोल रहा हूँ कि एक भी आपका प्रश्न नहीं छोड़ने देंगे एग्जाम में। आप खुद ही कहोगे आकर के कमेंट करोगे कि सर जी आपने तो कमाल कर दिया, एकदम से सारे के सारे प्रश्न आपके मॉडल पेपर से ही आ गए हैं। आपको पता होगा 3rd सेमेस्टर में आप लोगों ने देखा ही इसी प्रकार से। 7वां इकाई है, आपको क्या पढ़ना है हमको भाई, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानना है और उसका समायोजन कैसे हमको करना होता है। मनुष्य कैसे समायोजित करता है परिस्थिति के सामने या किसी सिचुएशन के सामने, मनुष्य अपने आप को किस प्रकार से समायोजित करता है उसके बारे में जानेंगे। पहली बात, मानसिक स्वास्थ्य के अध्ययन की अवधारणा यानी उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे मानसिक स्वास्थ्य का, और उसकी आवश्यकता क्यों है खास करके मानसिक स्वास्थ्य की, हमें उसके बारे में समझेंगे। इसके अलावा अगले चैप्टर के अंतर्गत इकाई 7 में हम पढ़ेंगे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले जो बहुत सारे कारक हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग टू मेंटल हेल्थ, तो उनके बारे में जानेंगे। मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनके बारे में समझेंगे। इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा अगले चैप्टर में हम समायोजन किसे कहते हैं उसको जानेंगे, उसका अर्थ और उसकी प्रक्रिया समायोजन की, दोनों को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। और आपको बता दूं कि आपका शुक्ला स्टडी पॉइंट का ऐप भी
जो है तो आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। आने वाले समय में अगर कोई कोर्स लॉन्च होता तो आपको वहीं पर जानकारी मिलेगी। बाकी मैं यूट्यूब पर ही अधिकतर काम करूँगा, ठीक है, यूट्यूब पर ही आपसे बना रहूँगा। लेकिन अगर आपको विस्तार से जानकारी चाहिए तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और जल्दी उसके लिए मैं व्यवस्था कुछ करूँगा। अगर ऐप पे कुछ चीज़ें होंगी या कोर्स वगैरह के बारे में तो मैं उस पर बताऊँगा ज़रूर। लेकिन अभी फ़िलहाल आप यूट्यूब से हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो यूट्यूब पर मैं इतनी जानकारी आपको दूंगा कि आपको कहीं से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन और विस्तार से पढ़ने के लिए एकदम से तो वो एप्लीकेशन में ज़्यादा सुटेबल होता है। बाकी मैं यूट्यूब के साथ आपके साथ हमेशा जुड़ा रहूँगा और इसी प्रकार से कार्य करता रहूँगा, ठीक है, चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। 8वां क्वेश्चन, मतलब 8वीं इकाई के अंतर्गत हमको क्या पढ़ना है, शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया। शिक्षण यानी कि जो मास्टर या जो शिक्षक होते हैं, टीचर्स होते हैं, उनके लिए भी व्यवस्था की जाती है सीखने के लिए, तो उनके बारे में भी चर्चा करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। शिक्षण की अवधारणा को समझेंगे। इसके अलावा सीखने और सिखाने के बीच क्या संबंध होता है उसको जानेंगे। अनुबंधन बनाम शिक्षण के बारे में जानेंगे, ठीक है। इसके अलावा शिक्षा का उद्देश्य क्या हो, शिक्षा का उद्देश्य सीखना है, इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगला जो आपका है लास्ट में वो शिक्षण अधिगम में शिक्षक की क्या भूमिका होती है, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से आपका यह सिलेबस हो जाएगा जो है पूरा विस्तार से जिसके बारे में हमने चर्चा करी जाना। और इसी प्रकार से आपको और सिलेबस देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। अगला सिलेबस आपका यहाँ पर देखेंगे BA सेकंड ईयर 4th सेमेस्टर का प्राचीन इतिहास का सिलेबस भी आज ही आपके समक्ष आ जाएगा, तो आप इसको भी देख पाएंगे। न्यू सिलेबस 2023 की परीक्षाओं के लिए है, ठीक है। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, इसमें आपको पढ़ना क्या है, प्राचीन इतिहास में आपको 100 ईस्वी से लेकर के 1300 ईस्वी तक के समय काल के बारे में पढ़ना है। और खास करके राजनीतिक इतिहास कहाँ का, साउथ इंडिया का, दक्षिण भारत का राजनीतिक इतिहास एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ना है। और उसमें आपको विश्व स्तर का इतिहास पढ़ना था मध्यकालीन इतिहास में, जो मैंने इतिहास का केवल हिस्ट्री नाम से आपका सिलेबस पढ़ा हुआ। तो हिस्ट्री वाले वो वाला सिलेबस पढ़ेंगे, और जिनका एंशियंट हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी एंड आर्किटेक्चर वाला है वो आप ये सिलेबस पढ़ेंगे जो आज ये वीडियो आएगी, ठीक है। इसके अलावा सोशियोलॉजी का सिलेबस मैंने दे दिया, कल आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। इसके अलावा जिसमें सोशियोलॉजी में सोशल प्रॉब्लम्स एंड इशूज ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया आपको पढ़ना है, ठीक है। राजनीतिक विज्ञान की मैंने यानी कि पॉलिटिकल साइंस की मैंने सिलेबस दे दिया, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट जिसमें आपको पढ़ना है। इसके अलावा हिस्ट्री का सिलेबस ये मैंने दे ही दिया है, जिसमें आधुनिक विश्व का इतिहास आपको 1453 से लेकर के 1950 ईस्वी तक के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा आपको और बता दूं कि अगला सिलेबस जो आपका है हिंदी साहित्य का सिलेबस है सभी विश्वविद्यालयों के लिए, हिंदी अनुवाद जिसमें आपको पढ़ना है 4th सेमेस्टर में, ठीक है, तो इसको मैंने दे दिया। इसके अलावा 4th सेमेस्टर में BA सेकंड ईयर के ज्योग्राफी में आपको क्या पढ़ना है भाई, आर्थिक भूगोल पढ़ना है, इसको भी मैंने सिलेबस दे दिया। तो आप लोग इन सिलेबस को देख लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। गुड नाइट, आई लव यू, धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। बाकी अंग्रेजी का सिलेबस आपके वेबसाइट पर ही उपलब्ध है, तो आप उसको देख लीजिएगा। मैंने सोचा हिंदी में आपको दे दिया जाए ताकि हिंदी में आप समझ पाए। अगर कहेंगे तो मैं अंग्रेजी का भी सिलेबस आपको दिखा दूंगा। बाकी अंग्रेजी का उतना ज़्यादा मतलब है ना, चूंकि आप हिंदी में पढ़ते हैं, और अंग्रेजी के लिए मैं प्रयास करूंगा कि अंग्रेजी में भी कुछ चीज़ें बताने का प्रयास करूंगा। बाइलिंगुअल पढ़ाने का प्रयास मेरा रहेगा कि भाई कुछ चीज़ें मैं अंग्रेजी में बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि जो टॉपिक्स के नाम होते हैं उसको अंग्रेजी में बता देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कुछ लोगों के, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।